हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम 8 PM बाय अकर्षक एकेडमी। आज हम लोग नए सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। आपका सब्जेक्ट का नाम है इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में जो आपका सब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रिकल फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स को पढ़ना है, जिसका सब्जेक्ट कोड है आपका 1620,404। इस सब्जेक्ट कोड के साथ हमारे इलेक्ट्रिकल फोर्थ सेम के स्टूडेंट्स हमारे इस सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे। इस सब्जेक्ट में आपको पढ़ना क्या है? अब इस सब्जेक्ट में आपको जो पढ़ना है वो इलेक्ट्रिकल के वायरिंग्स डायग्राम्स के बारे में पढ़ने हैं कि अगर आपको कहीं भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग करना हो तो उसमें आपको कौन कौन से मटेरियल्स का यूज करना होगा, क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी है, कौन कौन से रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और हमारा वो कॉस्ट क्या आएगा किसी वायरिंग को कंप्लीट करने में। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिकल एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के सब्जेक्ट्स को डिटेल्स में पढ़ेंगे कि कौन कौन सा सब्जेक्ट, कौन कौन क्या क्या इसमें पढ़ना है। तो आज हम लोग जो देखेंगे इसके सिलेबस को देखेंगे और सिलेबस के रिलेटेड कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे इस सब्जेक्ट्स को हम लोग पढ़ेंगे और इसमें क्या क्या आप लोग को डिटेल्स में पढ़ना है। तो पहला यूनिट में आपको पढ़ना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ड्राइंग एंड आई रूल्स। ड्राइंग एंड आई रूल्स का मतलब होता है कि आपको कहीं भी अगर लेआउट करना हो, ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले उसके ड्राइंग बनाएंगे और इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल जो होता है उस रूल्स को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो सब्जेक्ट है हमारा इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, यही सब्जेक्ट है, ठीक है। तो हमारा एस्टिमेशन का क्या मतलब होता है और कॉस्टिंग का क्या मतलब होता है, सिंपली पहले हम लोग ये जानते हैं। इलेक्ट्रिकल का मतलब है, मतलब इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये देखना है। अब एस्टिमेशन का क्या मतलब है, जैसे कि मान लो कि कहीं जगह आप लोगों को वायरिंग करना है, तो वायरिंग करना है तो वायरिंग करने के लिए आपको बहुत से ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स की जरूरत होगी जो जो आप उसके लिए एक लिस्ट तैयार कीजिएगा। जैसे फॉर द एग्जांपल कि आपको कहीं रूम में वायरिंग करना है जिसमें 4 बल्ब लगाना है, 5 पंखा लगाना है या 2 पंखा लगाना है। इस तरह से आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपका कुछ कंडीशन होगा। तो जो भी लगाना है तो उसके लिए आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगा, जैसे कि आपको वायर की जरूरत होगी, स्विच की जरूरत होगी, पावर पॉइंट की जरूरत, पावर प्लग की जरूरत होगी, फिर होल्डर की जरूरत होगी। ऐसे ऐसे बहुत से ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिसकी आपकी ज़रूरत होगी। तो उसके लिए आप एक लिस्ट तैयार कीजिएगा कि हमको ये पॉइंट पर यूज करना है। फिर आप एक इलेक्ट्रीशियन को कांटेक्ट कीजिएगा, इलेक्ट्रीशियन आपको बताया कि मेरा ये चार्ज है, तो टोटल लेकर आप एक लेआउट बनाएंगे, इतना मेरा जरूरत है किसी किसी इक्विपमेंट्स का, ठीक है। तो जो लिस्ट आपने तैयार किया वो हमारा हो गया एस्टिमेशन कि मैंने इतना इतना सामान इसमें लगाना है। फिर उसका आप कॉस्ट तैयार कीजिएगा कि आपको कितना खर्च उसमें पड़ेगा। तो जो खर्च पड़ेगा दैट इज द कॉस्टिंग, ठीक है। तो टोटल कॉस्टिंग आप जो हम लोग कॉस्ट बनाते हैं वो हमारा कॉस्टिंग में आता है, जो मटेरियल का यूज बनाते हैं वो हमारा एस्टिमेशन में आता है। सपोज दैट कि आप कहीं के कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठीक है, और आपने कहीं किसी भी गवर्नमेंट, चाहे किसी भी गवर्नमेंट कंपनी से या कोई भी कंपनी ने एक टेंडर निकाला, तो टेंडर निकाला तो उसके अकॉर्डिंग वो ने क्या बोला कि एक हॉल है उसमें हमको इलेक्ट्रिकल वायरिंग करनी है, जिसके लिए ये स्पेसिफिकेशन है। इसके अकॉर्डिंग बहुत से कंपनियां जो हैं, चाहे बहुत से कॉन्ट्रैक्टर जो हैं, वो अपना अपना एस्टिमेट करके कंपनी को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो कंपनी क्या करेगी, उसमें से डिसाइड करेगी कौन से कंपनी, कौन से कॉन्ट्रैक्टर ने सबसे कम बजट में और सबसे अच्छा स्पेसिफिकेशन हमें दिया है, जो दिया है उसी को वो टेंडर मिलेगा। तो आपको भी ये ध्यान में रखना होता है जब एस्टिमेशन करते हैं, तो उस केस में हमें ये ध्यान में रखना पड़ता है कि आप कितना अच्छा स्पेसिफिकेशन की इक्विपमेंट्स को लगा रहे हैं और उसका बेस प्राइस आपने क्या रखा है, क्योंकि मार्केट में जो रेट है उसी रेट के अकॉर्डिंग आपको वो देना है। ये नहीं कि आपने अपना प्रॉफिट ज़्यादा ले लिया है, तो अगर प्रॉफिट ज़्यादा ले लिया है तो आपका रेशियो, जो आपका कॉस्ट है वो ज़्यादा भाग जाएगा, जिसके कारण से आपको टेंडर नहीं भी मिल सकता। तो इस तरह से हम लोग जब वायरिंग करते हैं तो वायरिंग करने के दौरान हमने एस्टिमेट करते हैं कि हमको इक्विपमेंट्स कहाँ कहाँ जरूरत होगी। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि आपको ये भी ध्यान में रखना है कि नेसेसरी कंडीशन क्या क्या है। नेसेसरी कंडीशन का मतलब क्या है कि इंडियन स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रूल में कहता क्या है कि जो भी इक्विपमेंट्स हम यूज कर रहे हैं उसी परफेक्ट रेटिंग का यूज होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर इंसुलेटिंग मटेरियल्स यूज होना चाहिए, फिर हमारा कंडक्टिंग वायर अच्छे क्वालिटी का यूज होना चाहिए। फिर हमारा एक कंडीशन है कि हमें किस तरह से वायरिंग करना है, जैसे कि हमारा 3-4 तरह का वायरिंग होता है, कंड्यूट वायरिंग होता है, फिर हमारा कैसिंग कैपिंग वायरिंग होता है। तो वायरिंग के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि वायरिंग हमें किस टाइप का करना है। जिस टाइप का वायरिंग करेंगे उसी टाइप के अकॉर्डिंग हम लोग
उसमें एस्टिमेशन करते हैं और उसकी कॉस्टिंग को निकालते हैं। तो आप जब भी इलेक्ट्रिकल एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग करेंगे, जब हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये जम्पशन करना रहता है कि एस्टिमेशन आपको कैसे करना है। एस्टिमेशन करने के लिए आप उसके लिए फ्री है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उसका वो परफेक्ट आंसर वही होता है। प्रत्येक स्टूडेंट अपना अपना एस्टिमेशन खुद कर सकते हैं, पर ये याद रखिए ये जो सब्जेक्ट है ये ज़्यादातर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा जाता है। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कम पढ़ना है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल्स एजम्पशंस ज़्यादा हैं। खुद से ज़्यादा एजम्पशन नहीं करना है, हमको जो रेटिंग वैल्यूज है उसी रेटिंग वैल्यूज के अकॉर्डिंग हमें ज़रूरत पड़ती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमें 2 mm के वायर यूज करना है तो 2 mm का वायर वहीं यूज करें जहां पर उसकी जरूरत है, 1 mm का वायर वहीं यूज करें जहां उसकी जरूरत है। ये नहीं कि 1 mm की जगह 2 mm, 2 mm की जगह 1 mm यूज कर रहे हैं। तो हमें जो स्पेसिफिकेशन दी रहेगी और जो हमारा रेटिंग है उसी रेटिंग के अकॉर्डिंग हम लोग वायर को लगाएंगे, स्विच लगाएंगे, 5 एम्पियर की जगह 5 एम्पियर लगाएंगे, 15 एम्पियर की जगह 15 एम्पियर लगाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम लोग ये देखते हैं कि वायरिंग के अकॉर्डिंग हमारा कौन कौन सा इक्विपमेंट्स लग रहा है और हमारा इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल क्या कहता है। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल जो कहेगा उसके अकॉर्डिंग हम इसको फुलफिल करेंगे। तो पहला पॉइंट आपको यही बोल रहा है कि ड्राइंग ऑफ द आई रूल्स में पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस के बारे में कि इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन हमारे कितने तरह के होते हैं। जैसे हम लोग डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन करते हैं, कमर्शियल इंस्टॉलेशन करते हैं, इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन करते हैं, फिर हमारा कार इंस्टॉलेशन होता है। बहुत तरह के ऐसे इंस्टॉलेशन है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर क्या जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, हमारा रिक्वायरमेंट क्या क्या है। जैसा कि इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन हम लोग कर रहे हैं तो उसमें मिनिमम से रिक्वायरमेंट हमारे क्या क्या आ सकते हैं। मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारा क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास टूल्स किट होने चाहिए, फिर हमारे पास प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हमारे होने चाहिए कि प्रोटेक्शन पर्पस के लिए हमारे पास इक्विपमेंट्स है या नहीं है, हमारे पास जो इलेक्ट्रीशियन है वो वेल ट्रेन्ड है क्या नहीं है। तो इस तरह से बहुत से ऐसे ऐसे रिक्वायरमेंट है जो रिक्वायरमेंट को हम लोग फुलफिल करते हैं और जिसके बारे में डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट, रीडिंग एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग। हमें ये ध्यान में रखना है कि जो भी हम लोग ड्राइंग करेंगे, जो भी हम लोग वायरिंग करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है उसका लेआउट बनाए। लेआउट बनाने के बाद इलेक्ट्रिकल ड्राइंग बनाए। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में हमें ये सब कुछ क्लियर हो कि कहां पर कौन से वायर को यूज करना है और वहां पर कितने एम्पियर का स्विच लगाना है, चाहे जो भी इक्विपमेंट्स हमें लगाने हैं वो उसमें प्रॉपर डिसाइडेड हो कि यहां पर ये इक्विपमेंट लगाना है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है वेरियस डायग्राम्स एंड प्लान्स एंड लेआउट्स। इसमें बहुत से लेआउट्स के बारे में हम लोग देखेंगे, जैसे हमें कंड्यूट वायरिंग के लिए अलग लेआउट होगा, हाउस फिर हमें जो 2 BHK फ्लैट्स का हमें वायरिंग करना है तो उसका अलग होगा, गोडाउन का अलग होगा, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से अलग होगा, फिर हमारा मोटर कनेक्शन के लिए अलग होगा। तो इस तरह से बहुत से लेआउट्स हैं जिसके बारे में लोग डिस्कस करेंगे। फिर हमारा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ द रिलेटेड टू द इंस्टॉलेशन है, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसके बारे में लोग डिटेल्स करेंगे कि कौन कौन सा मेन पॉइंट होता है इंस्टॉलेशन के पॉइंट पे। फिर हम लोग आई रूल्स को देखेंगे कि आई रूल्स हमारा क्या क्या होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस। ठीक है। तो इतना जो है आपको यूनिट नंबर 1 में पढ़ना है। यूनिट नंबर 1 में ये सब टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू में आएंगे। ठीक है। तो इसके बाद देखिए इलेक्ट्रीशियन जो हमारा क्या क्या रूल्स हमारा फॉलो करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉलो रूल्स क्या कर रहा है, सेफ्टी यूजिंग द पावर टूल्स, पावर टूल्स को यूज कर रहा है। फिर प्लानिंग एंड इंस्टॉलेशन करता है। फिर ट्रबल शूटिंग इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स हमारा कुछ होता है तो उसको सॉल्व करता है। इंस्टॉलेटिंग द इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को हमारा इंस्टॉल करता है। तो इलेक्ट्रीशियन जो होता है हमारा बहुत से ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स को हमारा लगाता है, हमारे नेसेसरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें ये बताता भी है कि कहाँ पर कौन सा इक्विपमेंट्स लगना चाहिए, और जो भी बताता है उसके पास ये भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी हम इलेक्ट्रीशियन को बुलाएं वो प्रॉपर इक्विपमेंट के साथ आया है या नहीं आया है, इंस्टॉलेशन जो कर रहा है उसमें प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशंस लिया है या नहीं लिया है। तो बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए जिससे हम लोग इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन करा सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है पॉइंट, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं हाउस वायरिंग में। तो हाउस वायरिंग में सिंपली आप लोग को ये दिख रहा होगा एक हाउस है, इस हाउस में हमने क्या किया OHE मतलब जिसको हम कहते हैं ओवरहेड सिस्टम से वायर हमारा आया है। वायर हमारा आते हुए सबसे पहले हमारा मीटर बॉक्स में लगा है, सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है, उसके बाद होते हुए हमारे पूरे वायर जो हमारा हाउस में कवर किया हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये देखना होता है कितना कितना पॉइंट हमने बनाना है। तो पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें ये डिसाइड करना रहता है कि कितना पॉइंट, जैसे कि किसी रूम्स में हमें 2 पॉइंट हैं तो 2 अकॉर्डिंग टू इक्विपमेंट्स हमारे यूज होंगे। तो अकॉर्डिंग टू हमें पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये देखना होता है कि कहाँ पर कितना पॉइंट हमारा लगेगा, उसके अकॉर्डिंग वायरिंग किया जाता है। और वायरिंग जो है प्रॉपर
वे में किया जाता है जिससे कोई भी कॉम्प्लेक्स कंडीशंस ना आए, जिससे कहाँ से पता ही नहीं चले कि कौन वायर किसके लिए यूज हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंस है जिसके कारण पता चले कि हमारा वायर जो है, वायरिंग डायग्राम जो है वो प्रॉपर वे में हो, जिससे हमें आसानी हो किसी तरह की वायरिंग करने में। थर्ड पॉइंट हमारा करता है, ये देखिए सिंपल लेआउट हम लोग बताते हैं कि देखिए कोई भी कनेक्शन हमारा कैसे होता है। कोई भी कैसे, देखिए हमारा सिंपली है, हमारा वायर जो बाहर से आ रहा है वो पहले मीटर बॉक्स में गया, मीटर बॉक्स से होते हुए हमारा कहाँ आ रहा है, मीटर बॉक्स से होते हुए हमारा आ रहा है एमसीबी में से, एमसीबी से होते हुए हमारे चला गया वो मीटर बॉक्स मेन बॉक्स में, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में, और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से होते हुए वो हमारा चला गया बल्ब पॉइंट पे और फैन के पॉइंट में। तो एक स्विच हमारा बल्ब के लिए यूज हो रहा है, एक स्विच फैन के लिए यूज हो रहा है, और एक मेरा 3 पॉइंट सॉकेट के कारण से यूज हो रहा है। ये रेगुलेटर कनेक्टेड होता है इसी से, जिससे हम वहां से ये कनेक्शन कर सकते हैं। तो जितना वायर की जरूरत है उसी वायर को हम लोग ज़्यादा यूज करेंगे, ज़्यादा एक्स्ट्रा वायर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। जितना हमें कनेक्शन के लिए आसानी हो, जितना कम वायर यूज हो, जितना आसानी से हम लोग किसी कनेक्शन को कर सकें, उसी को हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, तो नेक्स्ट यूनिट हमारा है सर्विस कनेक्शंस के बारे में, कि सर्विस कनेक्शंस हमारे क्या होते हैं। सर्विस कनेक्शन सिंपली होता है कि हम सप्लाई कैसे ले रहे हैं। सप्लाई कैसे ले रहे हैं का मतलब है कि हम लोग ओवरहेड सिस्टम से ले रहे हैं कि अंडरग्राउंड सिस्टम से ले रहे हैं। फिर हमें ये भी ध्यान रखना है कि रेडियल सिस्टम है कि रिंगमैन सिस्टम है कि अगर हम लोग सब स्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रेडियल है कि रिंगमैन है कि इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। तो इस तरह से हम लोग सर्विस कनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम उसका सबसे पहले कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा सर्विस कनेक्शन होता क्या है। सर्विस कनेक्शन सिंपली वही समझे कि जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अगर डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखें तो ओवरहेड सिस्टम से आ रहा है कि अंडरग्राउंड सिस्टम से आ रहा है। फिर हम लोग सब स्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा कौन सा है, रेडियल है कि रिंगमैन है कि इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। फिर इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग देख सकते हैं, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं। तो इस तरह से बहुत से ऐसे सर्विस पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इन द दिस चैप्टर में। फिर क्या है, टाइप्स ऑफ द सर्विस कनेक्शन एंड देयर फीचर्स के बारे में देखेंगे, कितने तरह के सर्विस कनेक्शन होते हैं, उनके फीचर्स क्या क्या है, इनके बारे में डिसाइड करेंगे कौन कौन सा क्या होता है, डिटेल्स में इसके बारे में जानेंगे। फिर क्या है, मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ द सर्विस कनेक्शन। फिर मेथड्स पढ़ेंगे कि इंस्टॉलेशन करने के कौन कौन से मेथड हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे एस्टिमेट द अंडरग्राउंड एंड ओवरहेड सर्विस कनेक्शन। फिर अंडरग्राउंड सिस्टम और ओवरहेड सिस्टम्स के बारे में भी हम लोग देखेंगे कि क्या इसमें क्या क्या पढ़ना होता है। जैसे कि देखिए ओवरहेड इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, अंडरग्राउंड सिस्टम में हमारा लेआउट से आप लोग क्लियर पता चल रहा होगा। ओवरहेड सिस्टम में हमने क्या किया है, पोल से होते हुए हमारा मीटर बॉक्स में गया है, मीटर बॉक्स से होते हुए फिर हमारा सभी रूम्स वगैरह में प्रोवाइड किया गया है सर्विस को। ठीक है, अंडरग्राउंड सिस्टम में वायर जो है जमीन के अंदर से आ रहा है, वहां पर से होते हुए मीटर बॉक्स में गया, फिर हमारे घर में प्रोवाइड कर दिया गया। तो सर्विस कनेक्शन जो होता है कि सर्विस हमने कैसे लिया, ओवरहेड सिस्टम से लिया कि अंडरग्राउंड सिस्टम से लिया, ये डिपेंड करता है आपके सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हमें देखना क्या है यूनिट नंबर 3 में। तो यूनिट नंबर 3 में आपको क्या पढ़ना है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में पढ़ना है कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो किसी भी हाउस में चाहे किसी भी घर में हम लोग कैसे क्या कहते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन करते हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो उसके कुछ जनरल रूल्स हैं, गाइडलाइंस है वायरस रेसिडेंशियल इंस्टॉलेशंस के और पोजिशनिंग इक्विपमेंट्स के, कि हमारा कुछ पोजिशनिंग इक्विपमेंट्स है कि ये इक्विपमेंट्स हमारा इसी कंडीशन में लगेगा। दूसरा हमारा क्या है कि हमारा कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिस रूल्स को हमको फॉलो करना है और उसी रूल्स के अकॉर्डिंग हमारे इक्विपमेंट्स को लगाना है। फिर हमारा क्या, प्रिंसिपल्स ऑफ द सर्किट डिजाइन इन द लाइटिंग एंड द पावर सर्किट्स। उसके बाद हमने सर्किट डायग्राम्स के लाइटिंग एंड पावर सर्किट्स के बारे में पढ़ना है कि हमारा डिजाइनिंग कैसे हो सकता है। फिर हमारा क्या, प्रोसीजर टू द डिजाइनिंग एंड सर्किट एंड द डिसाइडिंग द नंबर ऑफ द सर्किट। हमें यह भी डिसाइड करना है कि सर्किट हमारा कितना लग सकता है। जैसे कि एक रूम में हमने जितना सर्किट लगाया है, अगर ये नहीं कि आप सभी जगह 4-4, 5-5, 6-6 का सर्किट लगा दीजिए। जितना ज़्यादा सर्किट लगाएगा सब कॉम्प्लेक्स सर्किट उतना ज़्यादा, क्योंकि नंबर ऑफ वायर्स की संख्या ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये हमें डिसाइडेड किया रहता है कि एक रूम में कितने ज़्यादा सर्किट हो सकते हैं, कितने हम लोग बोर्ड लगा सकते हैं, कि कुछ आई रूल्स हैं, उस रूल्स को फॉलो करते हुए, गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हम लोग रूल्स को डिसाइड करते हैं और इलेक्ट्रिफिकेशन की काम को करते हैं। फिर हमारा मेथड ऑफ ड्राइंग द सिंगल लाइन डायग्राम। हमें सिंगल लाइन डायग्राम को करना है, कैसे हम लोग सिंगल लाइन डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं कि हमारा सप्लाई सिस्टम कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। फिर सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ द वायरिंग एंड रेटिंग ऑफ द वायर्स के बारे में यूज करना है।
कौन सा वायरिंग हम लोग यूज करें, किसी रूम्स के लिए हमें कौन सा वायरिंग, सभी वायरिंग सभी जगह सुटेबल नहीं होते, ठीक है। तो कुछ वायरिंग्स होते हैं कि जो प्रॉपर वे में ही हम लोग यूज करते हैं, जैसे हम लोग कंड्यूट वायरिंग जनरली हम लोग आजकल यूज कर रहे हैं हाउस वायरिंग में। तो इसी तरह से कुछ कुछ ऐसे वायरिंग्स भी हैं जो हमारे यूज किए जाते हैं इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो जो वायरिंग जहां पर यूज होगा उसको हम लोग यूज करेंगे। फिर क्या लोड कैलकुलेशन करेंगे कि हमारा सर्किट साइज पे लोड कैलकुलेशन क्या है, क्योंकि जो भी हम वायर यूज करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग देखते हैं कि लोड कितना है, उसी लोड के अकॉर्डिंग हम लोग वायर यूज करते हैं कौन सा वायर हमें लगाना है। जैसे लोड का मतलब क्या हुआ कि उस वायर पे कितना लोड है, जैसे पंखा कितना कनेक्टेड होगा, बल्ब कितना लोड दिए हुए, कुछ और भी अदर इक्विपमेंट्स हम लगाए हुए हैं कि नहीं लगाए हुए हैं। तो टोटल लोड कैलकुलेट करके हम लोग करंट की रेटिंग डिसाइड करते हैं कि करंट का रेटिंग कितना है, और उस करंट के रेटिंग के अकॉर्डिंग ही हम लोग डिसाइड करते हैं कि वायर हम लोग कौन सा यूज करेंगे। फिर क्या है, सिलेक्शन ऑफ द रेटिंग ऑफ द मेन स्विच एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बोर्ड एंड प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। हम लोग वही बात है कि हम लोग रोड के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करें कौन सा स्विच लगेगा, कौन सा स्विच गियर लगेगा, फिर हमारा कौन सा हमारा बोर्ड लगेगा, चाहे हमारा कौन सा एमसीबी लगेगा। ये सब इक्विपमेंट जो एसेसरीज वगैरह हैं हमारे लोड के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि हमारा कौन सा इक्विपमेंट्स हमें कहाँ पे लगेगा। फिर अर्थिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि अर्थिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए। हमारा अर्थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जो भी लीकेज करंट हमारे होते हैं वो डायरेक्ट अर्थ हो जाता है, हमारा इक्विपमेंट जो है वो प्रोटेक्ट रहता है, ठीक है। लीकेज करंट की वैल्यू जीरो हो जाती है, जैसे कारण से हमें हमें ह्यूमन बॉडी भी प्रोटेक्टेड रहता है और इक्विपमेंट भी सारे प्रोटेक्टेड रहते हैं। फिर हमारा सीक्वेंस ऑफ द फॉलोड बाय द प्रिपेयरिंग एस्टिमेट के बारे में पढ़ना है कि हमारा एस्टिमेट हम लोग कैसे निकालते हैं, कि जो भी इक्विपमेंट हम लोग करें तो इसकी एस्टिमेट कैसे निकालते हैं, उसका सीक्वेंस देखेंगे कैसे कैसे कहाँ पर से कैसे किया जाता है। फिर क्या है, प्रिपरेशन ऑफ द डिटेल्स एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग ऑफ द रेजिस्टेंस इंस्टॉलेशन। फिर हम लोग जब एस्टिमेट निकाल लेंगे तो उसके बाद कॉस्टिंग के बारे में देखेंगे कि हम लोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जब भी कोई डायग्राम हमें उसका कॉस्टिंग करना होता है तो सबसे पहले हम लोग लेआउट बनाते हैं, लेआउट बनाने के बाद हम लोग उसके वायरिंग डायग्राम को करते हैं, वायरिंग डायग्राम करने के बाद उसके एस्टिमेशन को करते हैं, एस्टिमेशन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, कॉस्टिंग करते हैं। तो 4 फेज में हमारा कोई क्वेश्चन सॉल्व होता है। सबसे पहले उसका लेआउट बनाया जाता है, लेआउट बनाने के बाद उसके वायरिंग डायग्राम को बनाते हैं, वायरिंग डायग्राम बनाने के बाद हम लोग उसके एस्टिमेशन को करते हैं और एस्टिमेशन करने के बाद हम लोग कॉस्टिंग निकालते हैं। तो 4 तरह से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फिर हम लोग करते हैं क्या है कि टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल वायरिंग हमारा कौन कौन सा होता है। तो टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल वायरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट हमारा वायरिंग है, जो पहला वायरिंग है कैसिंग कैपिंग वायरिंग, दूसरा हमारा है सरफेस कंड्यूट वायरिंग, तीसरा हमारा है कॉन्सेल्ड वायरिंग, चौथा हमारा है फिर हमारा बैटन वायरिंग के बारे में पढ़ेंगे, फिर कंड्यूट वायरिंग पढ़ेंगे और क्लिट वायरिंग पढ़ेंगे। तो इस तरह से वायरिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और बताएंगे कि इस वायरिंग में हमारा कौन कौन सा यूज होगा और ये वायरिंग हम लोग कैसे करते हैं और कहाँ पर करते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट को हम लोग देखेंगे और इसके डिटेल्स के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये देखिए कि एक सिंपल लेआउट है एक होम्स का जिसमें हम लोग क्या क्या वायरिंग किए हैं। तो सिंपली यहाँ पर देखिए, एक बेडरूम यहाँ पर है, एक बेडरूम यहाँ पे है, एक बेडरूम यहाँ पे है, ठीक है, एक बेडरूम यहाँ पे है, ठीक है। ये हमारा क्या बात है, यहाँ पर बेबी बात है, यहाँ पर क्या किचन है, ठीक है, और ये हमारा लिविंग रूम है। तो लिविंग रूम के अकॉर्डिंग हमारा ये जो पॉइंट आपको दिख रहा होगा दैट इज द ये बल्ब का पॉइंट है, ठीक है, और ये फैन का पॉइंट है, ठीक है। तो बल्ब और फैन के पॉइंट, फैन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, सप्लाई किया है। और जितने जितने बल्ब है, जैसे जनरली हमें 10 मीटर के अप्रॉक्स हमने एक बल्ब को यूज किया जाता है, पर रूम के साइज पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा वायर हम लोग यूज कर रहे हैं। तो 10 मीटर पे जनरली हम लोग 100 वाट का यूज करते हैं, तो हम लोग ये भी ध्यान में रखना है कि हम लोग कितने वाट का बल्ब को यूज कर रहे हैं और हमारा रिक्वायरमेंट क्या है। ये हमारा गैरेज है, गैरेज के अकॉर्डिंग हमारा कौन कौन सा बल्ब हमारा यूज होगा। तो इस तरह से टोटल हमने क्या करते हैं, वायरिंग को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कहाँ करते कहाँ पर हमारा लगेगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, वायरिंग डायग्राम को शो करते हैं। तो इससे आपको ये पता चलता है कि कितने नंबर ऑफ बल्ब पॉइंट है हमारे, कितने नंबर हमारे फैन पॉइंट है हमारे। पहला क्या है, बल्ब पॉइंट, ठीक है, दूसरा हमें क्या पता चल रहा है, फैन पॉइंट पता चल रहा है, ठीक है। फिर हमारा क्या पता चल रहा है कि और भी अदर्स अप्लायंस हमारे जो जो लगे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये पता चलता है कि कौन कौन सा इक्विपमेंट्स हमारा लगेगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग डिसाइड करें कि इस पे लोड कितना है, लोड जितना रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसमें कैलकुलेट करेंगे और वायर और अदर इक्विपमेंट्स जो हमारे स्विच वगैरह लगे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसमें फुलफिल करेंगे। तो ये था हमारा थर्ड लेग यूनिट में हमें ये पढ़ना है। फिर सर्किट डिजाइन हम लोग देखिए कैसे करते हैं। तो सर्किट डिजाइन में हमारा क्या है
कि वही मीटर से आ रहा है, मीटर से हमारा एमसीबी में आ रहा है, एमसीबी से हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का अलग अलग रूम बाय रूम हमारा क्या है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा हुआ है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा हुआ है और सब में हमारा एमसीबी लगा हुआ है। ठीक है, तो एमसीबी हमें डिसाइड करता है कौन कौन सा इक्विपमेंट हमारा लगा हुआ है, और सभी स्विच बोर्ड्स लगे हुए हैं। स्विच बोर्ड से हमारा क्या है, सभी लाइटिंग्स कनेक्टेड है, और लाइटिंग कनेक्ट होने के बाद हमारा स्विच लगा हुआ है और पावर प्लग लगे हुए हैं, और हमें ये पूरा लेआउट करके दिखा रहा है कि कैसे कैसे वायर हमारा कैसे जा रहा है। तो इसके बारे में डिटेल्स हम लोग देखेंगे कि ये कैसे वायरिंग करता है। हम लोग वायरिंग बनाएंगे, वायरिंग डायग्राम बनाकर भी आपको दिखाएंगे कि वायरिंग डायग्राम कैसे किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को देखना है ये सिंपल सिंगल फेज वायर डायग्राम में। देखिए सिंपल यहाँ से वायर गया, दो वायर हमारा आ रहा है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वायर है। रेड वायर हमारा पॉजिटिव है और ब्लैक वायर हमारा नेगेटिव को शो कर रहा है। मीटर में गया, मीटर से हमारा स्विच बोर्ड में गया, जो मेन बोर्ड है, मेन बोर्ड से हमारा चला गया इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में, और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से हमारा होते हुए सभी पॉइंट में चला गया। ठीक है, तो न्यूट्रल को हमने कॉमन कर लिया, न्यूट्रल जो हमारा नेगेटिव है वो कॉमन होते हुए सीधे बोर्ड में आ गया, और पॉजिटिव पॉइंट जो है हमारा अलग अलग इक्विपमेंट में बाय द हेल्प ऑफ स्विच हमारा चला गया इस पॉइंट में। उसके बाद हमने क्या किया, इससे कनेक्ट कर दिया और हमारा सप्लाई सिस्टम कनेक्ट हो गया। तो इस तरह से हमने क्या किया जाता है, वायरिंग डायग्राम को कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि हमें जो भी वायरिंग करना होता है उसमें पॉजिटिव वायर को ही हमें सिंपल यहाँ पहुँचाना होता है, नेगेटिव को तो हमने क्या करते हैं कॉमन करके उस पॉइंट को पहुँचा देते हैं, और हमें पॉजिटिव वायर वहाँ पहुँचा कर सर्किट डायग्राम को हम लोग क्लोज करते हैं, हमारा इक्विपमेंट्स हमारा रन करना शुरू कर देता है। फिर हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंड्यूट है जिसके बारे में हम लोग यूज करते हैं। पहला कंड्यूट है हमारा रिजिड मेटल्स कंड्यूट के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये वायरिंग भी यूज करते हैं। फिर हमारा इंटीग्रेटेड मेटल कंड्यूट के बारे में जानते हैं। फिर फ्लेक्सिबल पाइप्स के बारे में जान रहे हैं, फ्लेक्सिबल मेटल कंड्यूट के बारे में। फिर रिजिड मेटल कंड्यूट के बारे में भी जानते हैं। फिर लाइट टाइट फ्लेक्सिबल हम लोग यूज करते हैं। फिर पीवीसी कंड्यूट करते हैं। ये 6 तरह का कंड्यूट हम लोग यूज करते हैं जनरली इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल कंड्यूट, मतलब इलेक्ट्रिकल वायरिंग जो हम लोग यूज करते हैं तो प्रोटेक्शन ऑफ द वायर, ठीक है, और कवरिंग करने के लिए, वे लेआउट को डिसाइड करने के लिए, वायर को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाने के लिए इतने तरह के कंड्यूट वायर यूज किया जाता है फॉर द प्रोटेक्शन के लिए भी, और अदर अप्लायंस को आसानी से वायरिंग डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए भी हम लोग कंड्यूट का यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट 4th चैप्टर में हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द फैक्ट्री यूनिट इंस्टॉलेशन। हमें फैक्ट्री यूनिट इंस्टॉलेशन के बारे में पढ़ना है। पिछले अभी तक हमने डोमेस्टिक के बारे में पढ़ा था, अब फैक्ट्री इंस्टॉलेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स की हमें जरूरत होगी। पहला पढ़ना है कंसेप्ट इंडस्ट्रियल लोड। इंडस्ट्रियल लोड के बारे में देखेंगे, इंडस्ट्रियल लोड हमारा कौन कौन सा होता है, क्या क्या होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ द मोटर वायरिंग सर्किट एंड सिग्नल एंड डायग्राम। इसके मोटर वायरिंग डायग्राम्स के बारे में देखेंगे, सिग्नल डायग्राम के बारे में देखेंगे क्या क्या उसमें यूज होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस अबाउट द पावर वायरिंग एंड द मोटर वायरिंग के बारे में। पावर वायरिंग के बारे में देखेंगे, मोटर वायरिंग के बारे में देखेंगे। फिर हम लोग डिजाइन कंसिडरेशन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन स्मॉल इंडस्ट्री एंड फैक्ट्री वर्कशॉप्स के बारे में देखेंगे। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन हम लोग पढ़ेंगे फैक्ट्री के बारे में, इंस्टॉलेशन के बारे में, वर्कशॉप्स के बारे में। फिर मोटर करंट कैलकुलेशन हम लोग करेंगे कि मोटर कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, क्योंकि हमारा मोटर करंट कैलकुलेशन जब तक हम लोग नहीं करेंगे तब तक हम लोग को ये डिसाइड नहीं होगा कि करंट उसमें कितना, लोड उसमें कितना, और उसमें कितना mm का वायर हम लोग यूज करेंगे। फिर हम लोग पढ़ना है सिलेक्शन ऑफ द रेटिंग ऑफ द वायर केबल साइज एंड कंड्यूट्स के बारे में देखेंगे कि वायर साइज क्या होता है, कंड्यूट का साइज क्या होता है, इसके बारे में डिसाइड करेंगे। फिर डिसाइडिंग द फ्यूज रेटिंग्स पढ़ेंगे, स्टार्टर्स पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स, मेन स्विच बोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे डिसाइडिंग द केबल्स रूट्स, डिटर्मिनेशन ऑफ द लेंथ ऑफ द केबल, कंड्यूट एंड अर्थ एंड द वायर एंड द अर्थिंग के बारे में पढ़ेंगे। फिर सीक्वेंस एस बी फॉलोड बाय द प्रिपेयर एस्टिमेट के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में कैसे कैसे किया जाता है। फिर प्रिपरेशन ऑफ द डिटेल्स द एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग ऑफ द स्मॉल फैक्ट्री यूनिट ऑफ द वर्कशॉप। फिर हम लोग उसके वर्कशॉप के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी एस्टिमेशन किया जा रहा है सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि उसका लेआउट क्या होगा। लेआउट बनाने के बाद हम लोग उसके वायरिंग डायग्राम्स को बनाएंगे। वायरिंग डायग्राम बनाने के बाद उसके एस्टिमेशन को करेंगे, और एस्टिमेशन करने के बाद ही हम लोग उससे कॉस्टिंग को डिसाइड कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो भी हमारा जो कॉस्टिंग निकल रहा है किसी भी क्वेश्चंस का, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारा लेआउट बहुत जरूरी है। लेआउट बनाने के बाद लेआउट से हमें ये पता चला है कि इंस्टॉलेशन हमें करना क्या है और क्या क्या स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स हमारे हैं। उसके बाद हमें वायरिंग डायग्राम करना है कि ये पता चले कि वायर को हम लोग कैसे कैसे ले जाएंगे। उसके बाद एस्टिमेशन करना है, उसके साइज वगैरह लेकर, रूम के साइज वगैरह लेकर कि हमको कितना इक्विपमेंट्स कितना रेटिंग में लगेगा।
इक्विपमेंट्स हमारे कितने लगेंगे, वायर कितना लगेगा, किस रेटिंग का लगेगा, ये सब हम लोग डिसाइड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एस्टिमेशन। और उसके बाद हम लोग कॉस्टिंग करेंगे उसका कि कॉस्ट हमारा कितना जाएगा। कॉस्टिंग में हमें लेबर कॉस्ट को भी डिसाइड करना है, हमारा मिसलेनियस कॉस्ट भी आएगा, हमारा वेस्टेज भी आएगा। सभी कॉस्ट को लेते हुए हम लोग फाइनल रेट निकालेंगे कि हमारा फाइनल कॉस्ट हुआ किसी भी इलेक्ट्रिफिकेशंस का। ठीक है। एंड लास्ट चैप्टर में ये देखिए आपका मोटर कनेक्शन सेट, ये हमारा सिंपल क्या है कि हमारा जो 3 फेज मोटर कनेक्शन सेट हमारा कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर वही 3 फेज सिस्टम आ रहा है। 3 फेज सिस्टम से हम लोग अलग अलग एमसीबी से कनेक्टेड किए हुए हैं, टाइमर से कनेक्टेड किए हुए हैं, फिर हमारा मोटर को दे दिए हुए कुछ अलार्म्स वगैरह आएंगे, नो स्विच वगैरह से। इस तरह से वायरिंग डायग्राम किया जाता है कि वायर हमारा कैसे कैसे मोटर तक पहुंचेगा, कि किसी भी कंडीशंस में हम लोग क्या करते हैं, मोटर को ऑफ या ऑन कर सकते हैं, हमारा टाइमिंग सब कुछ कनेक्टेड है, कैसे ये वायर हमारा सिंपली एक मोटर को सही ढंग से रन करा सकता है। तो इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल्स वायरिंग डायग्राम्स को देखेंगे, और वायरिंग डायग्राम में हम ये डिसाइड करेंगे कौन कौन सा इक्विपमेंट हमारा कैसे कैसे रन कर रहा है। तो सिंपली 3 फेज सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट हमारा स्टार और डेल्टा कनेक्शंस भी होता है, तो उसको भी हम लोग को ध्यान में रखना है कि स्टार डेल्टा कनेक्शन हमारा कैसे कैसे आसानी से किसी इक्विपमेंट्स के माध्यम से हमारा हो जाए। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग वायरिंग डायग्राम करेंगे और इससे क्लियर पता चल जाता है कि वायरिंग हमारा प्रॉपर वे में है और रन हमारा कर रहा है मोटर या नहीं कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग यूनिट नंबर 5 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, टेस्टिंग ऑफ द इंस्टॉलेशंस के बारे में, कि इंस्टॉलेशन की टेस्टिंग कैसे की जाती है। तो इंस्टॉलेशन ऑफ टेस्टिंग में हम लोग ये देखेंगे कि टेस्टिंग ऑफ द वायरिंग इंस्टॉलेशन, वेरिफिकेशन ऑफ द करंट, अर्थिंग एंड इंसुलेशन रेजिस्टेंस एंड द कंडक्टिविटी ऑफ द आईएस पर द आईएस इंडियन स्टैंडर्ड रूल्स के अकॉर्डिंग हमें ये सभी टेस्टिंग को करना है और बताना है कि वो फुलफिल कर रहा है कंडीशंस को या नहीं कर रहा है। तो ये 5 यूनिट जो है आपको इलेक्ट्रिकल एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में पढ़ना है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका आता है डोमेस्टिक वायरिंग, फिर हमारा आता है इंडस्ट्रियल वायरिंग, फिर कमर्शियल वायरिंग। तो इस तरह से हम लोग वायरिंग के बारे में पढ़ेंगे, जिसका क्वेश्चन जो है हमारा आता है। जनरली जो क्वेश्चन आता है वो 3 तरह के आते हैं। पहला क्वेश्चन आपका होता है कि कोई बोलेगा कि एक 2 रूम का बेडरूम है, इसमें आपको वायरिंग करना है, चाहे डोमेस्टिक वायरिंग करना है। सेकंड आपको बोलेगा कि एक मोटर को हमें कनेक्ट करना है। फिर थर्ड वाले आपको गोडाउन के बारे में भी आ सकता है कि गोडाउन वायरिंग हम लोग कैसे करते हैं। तो ये इन 3-4 तरह के क्वेश्चन जो है आपको इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन कॉस्टिंग में 30 से 40 मार्क्स में एक क्वेश्चन आएगा, जिसको आपको बनाना है। तो 30 to 40 मार्क्स में जो आपका क्वेश्चन एक आएगा, उसमें सबसे पहले जो भी हम एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग करेंगे, उसमें से पहला इंपॉर्टेंट है कि जो भी क्वेश्चन आपको दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको उसका लेआउट बनाना है। लेआउट बनाने के बाद उसके वायरिंग डायग्राम को बनाना है। वायरिंग डायग्राम बनाने के बाद हमें एस्टिमेशन करना है, और एस्टिमेशन करने के बाद उसके कॉस्टिंग को करना है। तो 4 स्टेज में हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे और क्वेश्चन को फुलफिल आंसर की तरफ ले जाएंगे। फिर हमारा जो आएगा, अब ये याद रखिएगा कि जो भी कभी भी सभी स्टूडेंट्स का, चाहे सभी के सोचने का तरीका कुछ और होता है। आपने वायर का कॉस्ट आपने लिया 5 रुपए, किसी ने 6 रुपए लिया, तो इस तरह से कॉस्ट जो है आपका कोई जरूरी नहीं है कि सभी का आंसर इस क्वेश्चंस में सबका एक ही बराबर है, क्योंकि एजम्पशन करने का तरीका सबका अलग होता है। और ये क्वेश्चन जो है हम लोग मैक्सिमम एजम्पशन ही करेंगे कि उसमें क्या लग सकता है क्या नहीं लग सकता, आप क्या यूज कर रहे हैं। ठीक है। पर अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड रूल्स, हमको इंडियन स्टैंडर्ड रूल्स को भी फॉलो करना है। उसी रूल्स को फॉलो करते हुए हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिफिकेशंस का काम करना है और उसके रेट को डिसाइड करना है। रेट भी आप लोग को अभी के करंट रेटिंग अकॉर्डिंग आपको कुछ इक्विपमेंट्स के बारे में पता होने चाहिए, उसका मार्केट रेट क्या है। ठीक है। तो मार्केट रेट आप लोग को कुछ इक्विपमेंट्स का पता करना होगा। जैसे जब हम लोग क्वेश्चंस पर बनाएंगे, तो जैसे अभी होल्डर का क्या रेट चल रहा है मार्केट में, फिर फैन रूल्स का क्या रेट चल रहा है, वायर का क्या रेट चल रहा है, 1 mm वायर का क्या रेट है, 2 mm वायर का क्या रेट है, 2.5 mm का वायर का क्या रेट है, 4 mm वायर का क्या रेट है, 6 mm वायर का क्या रेट है, 10 mm वायर का क्या रेट है। तो अकॉर्डिंग टू वायर का जो कॉस्ट है वो भी आप लोगों को कुछ ना कुछ मार्केट से पता करना होगा, क्योंकि जब आप लोग एस्टिमेशन करिएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा, और कॉस्टिंग करिएगा तो आप लोग को पता चलेगा, आसानी होगा कि मार्केट प्राइस अभी आपको क्या है। ये नहीं कि आपको पता चला कि आप लोगों को कुछ पता नहीं है, होल्डर का रेट आपने 100 रुपये कर दिया और वायर का रेट आपने 10 रुपये कर दिया, तो इससे क्या होगा कि आपका कैलकुलेशन जो है वो सही पैमाने में नहीं आएगा और वो रॉन्ग कहलाएगा। तो आप लोगों को मार्केट रेट भी पता होना चाहिए कि रेट क्या चल रहा है इंडियन स्टैंडर्ड रूल्स के अकॉर्डिंग, कि वायर का रेट क्या है, होल्डर का रेट क्या है, फैन होल्डर्स का रेट क्या है, स्विच का रेट क्या है, क्योंकि स्विच भी मार्केट में अलग अलग तरीके के आते हैं। ठीक है। तो जो कंपनी डिसाइडेड करते हैं, कुछ डिजाइनर स्विच भी आते हैं, कुछ सिंपल स्विच भी लगाते हैं। तो आपको ये एजम्पशन करना है कि आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि आप जैसे जैसा कॉस्ट भी भागेगा तो आपका
जो टोटल ओवरऑल कॉस्ट है वो भी आपका इंक्रीज करेगा। तो ये भी आप लोग को देखना है कि ओवरऑल कॉस्ट भी हमारा अपने बजट के अकॉर्डिंग आ जाए। तो ये सब 5 टॉपिक था जिसके बारे में आप लोग को एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में पढ़ना है। और जब हम लोग आगे जब इसके सिलेबस के लेक्चर 1 में हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ेंगे और देखेंगे कि एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग हम लोग को कैसे कैसे आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो अभी के लिए थैंक यू।